नमस्कार दोस्तों, ध्वनि के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, श्रव्यता का परिसर, पराध्वनि, मानव कर्ण की संरचना। ध्वनि का उत्पादन किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। जब वस्तु कंपन में है तो इसके आसपास के मध्यम में संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होती है। जब वस्तु गति करती है अर्थात आगे पीछे तेजी से करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। ये संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं। ध्वनि का संचरण जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। कंपन के कण एक स्थान से अन्य स्थान में गति नहीं करते हैं। जब वे कंपन शुरू करते हैं तो वे अपने निकटतम कणों पर बल लगाते हैं और फिर निकटतम कण कंपन शुरू करते हैं। ध्यान दें कि कंपन के कण एक स्थान से दूसरे स्थान में गति नहीं करते हैं, वे केवल उनके सन्निकट कणों को प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ है कि ध्वनि तरंगों के रूप में प्रचारित होता है, न कि कणों के रूप में। संचरण के लिए माध्यम ध्वनि एक यांत्रिक ऊर्जा है जो कि गति पर निर्भर करता है। गति केवल पदार्थ माध्यम में विद्यमान होता है, इसीलिए यह संचरित के लिए कुछ पदार्थ माध्यम की जरूरत है। ध्वनि के संरचना के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो वह अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि संरचरण तरंगों की एक श्रृंखला है जो संपीड़न और विरलनों के रूप में संचारित होता है। तरंगों में माध्यम से कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। ये कण विराम अवस्था में दोलन करते हैं। इस तरह की तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण हो सकते हैं: आवृत्ति, आयाम और वेग। आवृत्ति ध्वनि तरंग के लिए प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। यदि प्रति एकांक समय में संपीड़नों और विरलनों की संख्या की गणना करें तो हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों और अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। यह ध्वनि की तीव्रता को निर्धारित करता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। वेग जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। जब हम किसी माध्यम में तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम न्यूनतम 0.1 सेकंड के अंतराल के बाद ध्वनि के परावर्तन को सुनते हैं तो हम स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के रूप में पहचान कर सकते हैं। कोई वस्तु जैसे इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि जोर से चिल्लाए तो कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुछ जानवर अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और कुछ पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। पराध्वनि पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं जो अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। पराध्वनि का उपयोग उन भागों को साफ करने के लिए किया जाता है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव, सर्पिलाकार नली आदि। साफ करने वाले वस्तुओं को मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती है। पराध्वनि तरंगों से पिंडों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देती, भवन या पुल की संरचना को वो कम कर देती है। इसका उपयोग शरीर के आंतरिक भाग जैसे गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे पित्ताशय
तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में ये सहायता करता है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है। मानव कर्ण की संरचना। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। बाहरी कान। यह ध्वनि को एकत्रित करता है और कर्णपटह झिल्ली में भेजता है। कर्णपटह झिल्ली तरंग के दाब के कारण कंपन करता है। मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुग्दरक, निहाई तथा वलयक इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। आंतरिक कान। आंतरिक कर्ण में कर्णावृत द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।